ये लगभग 34 साल बाद चौथी एजुकेशन पॉलिसी आई है और इससे जुड़े बहुत से लोगों के सवाल भी है कि क्या ये रट्टा कल्चर को खत्म कर सकती है या नहीं, इससे स्टूडेंट की लेवल में इंप्रूव होगा या नहीं, एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव होगा या नहीं, और इससे हमारी इंडिया की एजुकेशन लेवल और बढ़ सकती है या फिर इससे क्या कामयाबी होगी, इसके क्या एडवांटेजेस है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं एडुटेनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नो लैंग्वेज बैरियर्स। अब आपको 5th स्टैंडर्ड तक किसी भी दूसरी लैंग्वेज में आपके मदर टंग के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप आपकी रीजनल लैंग्वेज में 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हो। और साइंस की माने तो ये भी यही कहता है कि हम हमारे मदर टंग में जो चीज़ समझ सकते हैं वो चीज़ समझने में हमें दूसरी लैंग्वेज में टाइम लगता है। इससे हमारे रूरल एरियाज में स्कूल के इनरोलमेंट्स भी बढ़ेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये चीज बहुत सालों से चलती आ रही है कि जब भी हमारी 10वीं कंप्लीट हो जाती थी तब हमें साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, इन तीनों में से किसी में एंटर करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को आर्ट्स की पढ़ाई करनी है लेकिन उसके साथ ही उसे बायोलॉजी, साइंस की कोई स्ट्रीम में पढ़ाई करनी हो तो ये अब पॉसिबल है और ये बहुत बड़ा कदम है नए फ्यूचर की तरफ। और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे कि एक आर्ट का स्टूडेंट कोई भी बायोलॉजी, फिजिक्स जैसे साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता। लेकिन अब ये लिमिटेशंस खत्म की जा रही है, जिसकी वजह से हम अगर आर्ट्स में भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हम हमारे पसंदीदा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। से किसी भी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इंप्रूव होंगे। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर हमें स्टूडेंट को काउंसिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट चूज करने जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें उसे ये समझाना होगा कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है और कहाँ पे तुम अच्छा कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। जब हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट उसके कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देता है उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसकी वजह से वो कोर्स बीच में ही छोड़ देता है, लेकिन फिर से वो उस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाता। और ऐसी कंडीशन में वो ना घर का रहता है और ना घाट का, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो फिर से कोर्स को कंटिन्यू भी नहीं कर सकता और उसने जो 2 या 3 साल उस कोर्स को दिए होंगे वो भी कुछ काम नहीं आएंगे। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी से एक नया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आएगा जो डिजिटल होगा और जिसके जरिए आप किसी भी कोर्स को 2 साल करने के बाद अगर आपने डिसकंटिन्यू भी कर दिया तो बाद में जाकर आप उसी कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और वो जो क्रेडिट होंगे 2 साल के वो आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस था, आपने जो 2 साल दिए थे उस कोर्स में, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। इससे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इससे जिन लोगों के सपने अधूरे रह गए थे वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप 2 साल बाद छोड़ते हो तब आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 4 साल बाद छोड़ रहे हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। सिंगल रेगुलेशन, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा तरह की यूनिवर्सिटीज है और हर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ बदलाव है। इसकी वजह से हर स्टेट की एडमिशन, हर स्टेट में एग्जाम पैटर्न, हर स्टेट की क्रेडिबिलिटी चेंज है। लेकिन जब ये सभी एक सिंगल रेगुलेशन में आएंगी तो सभी का एग्जाम पैटर्न, इसकी एडमिशन प्रोसेस, ये बहुत आसानी से और इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रोसेस कॉमन होंगी और इससे जो गैप था किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से वो भी कम। इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी भी प्रस्तापित की जा चुकी है जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सभी कॉलेजेस आते हैं, सिर्फ कुछ लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ दे तो। और ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आई है कुछ देशों में और इसीलिए इंडिया में भी इसकी फ्यूचर और स्कोप बहुत ज्यादा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
वोकेशनल एजुकेशन, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट पॉवर्टी लाइन के नीचे से आते हैं, तो इसीलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में जाओ, कॉलेजेस में जाओ और ठप्पा लगाकर आगे की स्टैंडर्ड में बढ़ जाओ, लेकिन आप इसी बीच में कुछ स्किल्स को सीख पाओगे, जिसकी वजह से आपकी साइड बाय अर्निंग भी आप कर सकते हो और इससे आपको एक बैकलेस एक्सपीरियंस भी मिलेगा स्टूडेंट को, जिसमें आप नई नई तरीके की चीजों को सीख सकते हो, जैसे कि कोडिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक का कोई काम हो गया और ऐसे ही किसी भी काम को आप सीख सकते हो। इससे आपका एजुकेशन का करिकुलम घटाया जाएगा और आपके स्किल्स को इंप्रूव कर दिया जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम भी है, वो है एग्जीक्यूशन। जो स्कूल और कॉलेजेस में जो टीचर है वो इस प्रोसेस को सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरफ से ले रहे हैं, या फिर उनका भी एक अप्रोच है स्टूडेंट की तरफ कि वो ये चीजें सीखे। मेकओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड की भी बात की जा रही है। इसके बेटे को कितने मार्क्स मिले, इसके बेटे की कितनी रैंकिंग आई, इससे कंपैरिजन भी घट जाएगा, क्योंकि किसी भी क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं कमजोर और दूसरे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन ये जो कंपैरिजन हम करते हैं, इसकी वजह से कमजोर स्टूडेंट्स और जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उन स्टूडेंट्स में गैप बन जाता है और कमजोर का अलग ग्रुप बनता है और अच्छे स्टूडेंट का ग्रुप अलग बन जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आपको उन कमजोर स्टूडेंट को उस चीज को बताना चाहिए और सब मिलकर आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए। और इसीलिए रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स की अहमियत कम हो जाएगी और इससे स्किल्स, रिपोर्ट कार्ड में स्किल्स की भी बात की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स की अहमियत कम कर दी जाएगी और बच्चे ने क्या क्या सीखा, उसमें कौन कौन सी स्किल्स है, वो कौन कौन सी स्किल्स उसने डेवलप की, इसकी बातें की जाएंगी, जिसकी वजह से कंपैरिजन जो चीज थी वो कम हो जाएगी। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा, जिसकी वजह से सभी मिलजुल कर प्रोग्रेस करेंगे। बोर्ड एग्जाम पर भी बात की जा रही है कि इससे हमारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है, सेमिस्टर पैटर्न भी आ सकता है, हमारे एग्जाम की जो मार्किंग सिस्टम है वो चेंज हो सकती है। इसकी वजह से जो हमारा रट्टा मार कल्चर था वो डिस्करेज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फोकस स्टूडेंट के मार्क्स पर नहीं तो स्टूडेंट्स के स्किल पर किए जाएंगे। डिजिटलाइजेशन, आजकल कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो और वो डिजिटल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तो हम पहले से ही कहते हैं कि कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी टीचर एक ही समय पर बहुत ज्यादा जगह पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन आज ये भी पॉसिबल है डिजिटल डिवाइसेस के जरिए। वो सिर्फ एक ही समय पर बहुत सारी जगहों पर नहीं, बहुत सारे गांवों में पूरी की पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, पूरी की पूरी दुनिया को एजुकेट भी कर सकता है। डिजिटलाइजेशन के चलते हम गांव गांव में पहुंच सकते हैं और उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। हम उन्हें उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन का मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। जो बच्चे फिजिकली चैलेंज होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ ई कोर्सेज भी चालू कर सकते हैं, जिससे एजुकेशन का स्तर, एजुकेशन की लेवल इंक्रीज हो। यह भी कहा जा रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक्सपांड कर दिया जाएगा। 2035 तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इनरोलमेंट्स थे उसे 50% तक बढ़ाया जाएगा और कम से कम 2040 तक एक डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगी जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी काम करेगी और कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगी। वैसे ये नंबर देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये नंबर कागज के कागज पर ही रह जाए। इसके लिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तब ये सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगी। फीस एक ऐसा पॉइंट है जिसे ना हम और ना ही गवर्नमेंट निग्लेक्ट कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट का यह कहना है कि हमें जो हमारे टोटल जीडीपी का 3% कंट्रीब्यूशन एजुकेशन को जा रहा था उसे बढ़ाकर 6% करने वाले हैं, लेकिन इतनी इंक्रीज में हमारी फीस भी इंक्रीज होने वाली है।
गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम एजुकेशन को सस्ता कर देंगे। इसके लिए हम फीस को डिड्यूस कर देंगे और कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स को ओपन करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, ऑडिट सिस्टम भी लाएंगे और स्कॉलरशिप को और अच्छा करेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि कौन सी चीजें बदल रही है। और अगर आपने अभी तक मेरी रैंडम फैक्ट्स सीरीज के एपिसोड नहीं देखे तो उसे जल्दी जाकर देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।